ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। देश की आजादी के दिन आज हम चर्चा कर रहे हैं उन पहलुओं की जो आज भी हमारे सामने समस्या के रूप में खड़े हैं और कहीं ना कहीं आजादी के मायनों पर सवाल खड़ा करते हैं। देश की आम जनता की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करते हैं जिसने इन दिनों हर आदमी को परेशान कर रखा है, हर शख्स इससे दो चार हो रहा है। महंगाई की हम बात करेंगे। एक आम आदमी की जुबानी सुनते हैं कि इस महंगाई ने कैसे देश के आम जन को रुला रखा है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। मैं आम आदमी हूं। ये गाना मेरे हालातों को बयां करता है। मैं सारा दिन रगड़ रगड़ कर मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, लेकिन कुछ भी बचा नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे मैं खाना नहीं खा रहा, खाना मुझे खा रहा है। ऐसा लगता है मैं पेट्रोल नहीं जला रहा, पेट्रोल मुझे जला रहा है। बिजली का बिल झटके लगाता है, बैंक ईएमआई से डराता है। इसीलिए मेरी बीवी गात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। मैं महंगाई का गुलाम हूं और देश आजादी का जश्न मनाने की औपचारिकता करता है। मैं हैरान हूं, ये कैसी आजादी। जी हां, महंगाई जो बिल्कुल एक ही दिशा में बढ़ती जा रही है, उस पर कोई अंकुश नजर नहीं आ रहा। सरकारें लाचार हैं, लोग परेशान हैं। नरेंद्र आहूजा जी समाज सेवी हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि इस महंगाई की बीमारी का हल क्या है? सरकारों के पास इसका हल है भी या नहीं, या फिर ये इसी तरीके से बढ़ती जानी है, बस इस पे इतना अंकुश हो सकता है कि कम बढ़े या ज्यादा बढ़े? देखिए, इससे पूर्व हमने एक चर्चा की किसानों को समर्थन मूल्य की। जी, किसान की स्थिति यह है कि उसके स्वयं के उगाए हुए अन्न पर उसे उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, वह खुशहाल नहीं है। जी। और उसके तुरंत बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि इस समय महंगाई बढ़ रही है। आप समर्थन मूल्य बढ़ा दीजिए, महंगाई तो बढ़नी ही है। जी। इस समस्या का समाधान कहां है? किसान जो खाद्यान्न उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी के सीने से, अपनी धरती मां के सीने से अपने पसीने को लगा करके जो फसल उगाता है, उसे उसका मूल्य नहीं मिल रहा। लेकिन जो उपभोक्ता है, आम व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, वो महंगाई से त्रस्त है। जी जी। इसका उपाय मैं समझता हूं कि केवल और केवल समाज के पास है। हम जब अपनी प्रत्येक समस्या के लिए, उसके समाधान के लिए सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक समाज सेवी होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते अपने दायित्व से भागते हैं। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो बीच में जो व्यवस्था की कड़ी है, जो बीच के लोग हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो खाद्यान्न को इकट्ठा करके किसानों से सस्ते मूल्य पर ले करके फिर अधिक मूल्य पर बेचते हैं, यदि हम उन पर लगाम लगा पाएं और किसान हमारे देश का इतना समर्थ हो पाए कि वह मंडियों में जाकर के अपने खाद्यान्न को सीधे उपभोक्ता को दे पाए, तो ये बीच के लोगों का जो मार्जिन कम होगा, जो प्रॉफिट कम होगा, जो ले रहा है उपभोक्ता उसे भी सस्ते दाम पर मिलेगी और जो बेच रहा है उसे भी उचित दाम मिल पाएगा। तो मुझे लगता है कि इस समस्या का हम बहुत अधिक समाधान कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए समाज में ही एक परिवर्तन की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, समाज में भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की सोच लाने की जरूरत है, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों के लिए आज भी हमारा देश विदेशों पर निर्भर है, वहां से आयात होता है, चाहे उसमें कुछ
नेचुरल रिसोर्सेज भी हों, चाहे बनी बनाई चीजें भी हों, लेकिन बाहर से आएगा तो महंगाई बढ़ाएगा ही। चौधरी साहब, आप इन तमाम पहलुओं को बखूबी समझते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, इस महंगाई की बीमारी का कोई इलाज है भी या नहीं? जब खेत से अन्न पैदा होता है, पूरा जो चक्र है व्यवस्था का वो वहीं से शुरू होता है, वहां पर उसकी जो लागत है वो हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब वही अनाज निवाले के रूप में पेट तक पहुंचता है तो वहां आते आते इतना महंगा हो जाता है कि उस किसान के लिए भी उसको एक तरीके से उसका वहन करना मुश्किल हो जाता है, आम आदमियों के लिए भी, दूसरों के लिए भी मुश्किल है। ये बीच में व्यवस्था में इतने सारे खोट कैसे आ गए कि अब वो बेकाबू होते जा रहे हैं, महंगाई का इलाज ही नहीं दिख रहा किसी के पास? ये मल्टी प्रोंग्ड प्रॉब्लम है महंगाई मात्र महंगाई नहीं है, महंगाई से जुड़े हुए बहुत पहलू है। महंगाई से जुड़ा हुआ पहलू उत्पाद कम ज्यादा भी है, महंगाई से जुड़ा हुआ बिचौले का रोल भी है, होर्डर का रोल भी है, भ्रष्टाचार का रोल भी है। यदि हम महंगाई को काबू करना चाहते हैं, मैं उस नस्ल का आदमी हूं जिसने 4 रुपए से देसी घी खरीदा है, मैं उस नस्ल का आदमी हूं जिसने 5 रुपए मण गेहूं खरीदा है, मैं उस नस्ल का आदमी हूं जिसमें 1 रुपए के अंदर 3 घरों की सब्जी लाई जाती थी। आज आपने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा होगा कि 80 रुपए प्याज बिक रहा है जी। तो मैं कई दफा ये सोच रहा था, प्याज भी 80 रुपए बिक रहा है, पेट्रोल भी 80 रुपए बिक रहा है, और लग्जरी की बियर बोतल भी 80 रुपए की बिक रही है। नीड, कंफर्ट और लग्जरी तीनों एक भाव बिक रही है जी। आप देखिए, अनुमान लगाइए क्या है इसका राज, क्या है कि हम कोई भी अंकुश नहीं लगाते। हमने लिखा एमआरपी, आप एक दवाई पे लिखा एमआरपी 70 रुपए, मिल रही है बाजार के अंदर 30 रुपए के अंदर, क्या हम इस पे अंकुश नहीं लगा सकते? लिखा है 85 रुपए, मिल रही है 20 रुपए के अंदर, क्या हम इस पे अंकुश नहीं लगा सकते? क्या हम नहीं बता सकते कि आप 20 रुपए के तो 80 रुपए न लिखिए? क्योंकि हम जहां भ्रष्टाचार का रोल है, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी भूमिका है एक होर्डर की। आज प्याज प्रोडक्शन सेंटर पे 31 रुपए किलो मिल रहा है, यहां 80 रुपए क्यों मिल रहा है? क्या महाराष्ट्र से यहां आने के लिए कुछ 50 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है? नहीं। होल्डर, जो अभी मेरे पहले साथी बता रहे थे, वो ठीक कह रहे थे, जमाखोरी है, भ्रष्टाचार है, कहीं उत्पाद कम है और नहीं कहीं उत्पाद। तो हमारे यहाँ जो नीतियां हैं, मान लो कि हमने पिछले साल, मैं आपको बताऊं, पिछले साल हमने कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि हमारे देश के अंदर शुगर कम होगी, और शुगर हमारी हुई 260 लाख टन, यानी हमारी जरूरत से कई गुना ज्यादा, और चीनी के भाव 50 रुपए तक पहुंचा दिए। जब सही आंकड़े आए तब जाकर के चीनी की कीमतें कम हुई। ये जो बयानबाजी है, ये भ्रष्टाचार का संकेत है। क्या हमें पता नहीं कि हमारे देश के अंदर कितना शुगर केन पैदा होगा? क्या हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हम कितनी चीनी पैदा करने वाले हैं? हमने आंकड़ा दे दिया कि बहुत कम होगा, उसका परिणाम ये भी हुआ, कई शुगर मिलों को उन्होंने मोलासेस इकट्ठे कर लिए, ब्लैक में बेचेंगे, उनको सस्ते में भी बेचना पड़ा। तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा भारी रोल है, जिसको कि अगर हम नहीं करेंगे, होर्डर्स को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हम अगर उत्पादन सेंटर से अगर सीधा एक कंज्यूमर के सेंटर तक लाया जाए तो ये बड़े भारी अंतर मिलेगा आपको। जैसे मैंने अभी बताया कि 31 रुपए प्याज प्रोडक्शन सेंटर पर 80 रुपए हम दे रहे हैं, 50 रुपए का डिफरेंस, 1 किलो डबल से भी ज्यादा कीमत ली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हकीकत है। आज देखिए, टमाटर 10 रुपए होना था, 50 रुपए हो गया है। हर चीज की कीमत है, हर चीज का जो बिचौलिया है या होल्डर है ना, ये जमाखोर को हम, जब तक कि जमाखोर का हम हल नहीं करेंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कानून उससे डील कर सकता है। लोगों ने चीनी इकट्ठी कर ली, लोगों ने प्याज इकट्ठे कर लिए। इन जमाखोरों के प्रति सरकार को सजग होना पड़ेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम समस्या से कब जागते हैं? जब पानी पुल के ऊपर से गुजर जाता है, जब पानी पुल के नीचे से गुजर होता है, तब ये समस्या उभर रही होता है, तब हम कोई ध्यान नहीं देते। जब 80 रुपए हो गया तो कहते हैं हम एक्सपोर्ट बंद करें, हम पहले क्यों नहीं बंद कर सकते थे? जब एक मर रहा था उपभोक्ता, पहले हम क्यों नहीं जागे? क्या हमारी नीति है? बिल्कुल, नीति और नियत दोनों को सही सोच में लाना होगा। जो नीति निर्धारक हैं उनको अच्छी नियत के साथ, साफ नियत के साथ और एक एफिशिएंसी के साथ सही मन लगाकर कुछ ऐसे नियम कानून बनाने होंगे जिससे इस तरीके की जो बिचौलिए हैं उन पर नियंत्रण लगे, उनके लिए स्पष्ट कानून हो और कड़े कानून हो कि अगर आप कोई भी ऐसे काम में शामिल होते हैं जिससे देश के आमजन के हितों पर हमला होता है तो उसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
वीर कुमार यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से वो ऐसे पहलू हैं जो महंगाई को कम करने में थोड़ा बहुत कारगर साबित हो सकते हैं और जिन पर काम किया जा सकता है, जो व्यवहारिक हों, जो प्रैक्टिकल हों, वो ऐसे कौन से तरीके हैं? देखिए, वैसे हमारे देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने यूपीए 2 का जब ओथ ली तो उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं कि पिछले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, 6 साल तक महंगाई को काबू में रखा। और एक बात और ध्यान देने की है, उस समय डीजल और पेट्रोल यानी जो हमारा क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उस समय प्रति बैरल डॉलर यानी ज्यादा थी, महंगा था। आज वो सस्ता है। आज हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर रही है। हमारी अर्थनीति जो है वो ठीक नहीं है। हमारे जो शासक हैं, जो हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हैं, उनको कंट्रोल करने की जरूरत है। और जो जितना हमारा रुपए की कीमत गिरेगी, नेचुरल हमारी कीमतें बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर जो सरकार की नीतियां हैं, जो अर्थनीति है, जो सरकार की नीयत है, उसको हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा। वो कौन सी जादू छड़ी थी कि अटल जी के टाइम में, जिस समय अटल जी ने सत्ता संभाली, $1 44 रुपए के बराबर था, और जब सत्ता छोड़ी तो 48 रुपए के बराबर था। केवल डॉलर में 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई और आज 62 रुपए क्रॉस कर रहा है। यानी आप देखिए, देश का वित्त मंत्री कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब बातों पर जनता का काम नहीं है, ये काम सत्ता का है, ये सरकार का है, उनकी आर्थिक नीतियों का परिणाम है। आज आम आदमी पिस रहा है। मुझे याद है कि आपको भी ध्यान होगा, जिस समय एनडीए की सरकार थी, गैस के लिए गलियों में इस प्रकार आवाज लगाते थे, जैसे बर्तन जो न बर्तनों वाले आवाज लगाते हैं कि बर्तनों की कली करवा लो। बस स्टैंड पर, छोटे छोटे बस स्टैंड पर बीड़ी, माचिस और चाय खत्म हो जाती थी, गैस के सिलेंडर खत्म नहीं होते थे। नंबर 2, किसान को उचित मूल्य मिलता था, स्टॉक मार्केट नहीं होती थी, ब्लैक मार्केट नहीं होती थी, काला धन नहीं होता था, भ्रष्टाचार नहीं होता था। ये जो सरकार की नीति है, आज हमारे मंत्री हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में पहली बार लगभग 1 दर्जन मंत्री जेल गए हैं, और किस आरोप में? भ्रष्टाचार में। और हमारा दुर्भाग्य है कि आज प्रधानमंत्री पर भी उंगली उठ रही है भ्रष्टाचार के मामले में। तो ये जो हमारे चौर साहब ने बताया, मैं 100% सहमत हूं। भ्रष्टाचार जड़ है, काला धन जड़ है, और हमारी जो नीति है और जो नीयत है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, आज केवल महंगाई की बात ना करें, आज हम देश में क्या देख रहे हैं? यानी हमारी विदेश नीति फेल है, आज हमारी अर्थनीति फेल है, आज हमारी रक्षा नीति फेल है, आज आम आदमी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो किसकी जिम्मेवारी है? जो बिल्कुल समाज का जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। अगर महंगाई इतनी बढ़ेगी तो लोग अगर बेचैनी महसूस करेंगे, सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे, तो दूसरे उसके साथ जो चुनौतियां हैं वो भी जुड़ जाती हैं, अपराध बढ़ते हैं और भी अलग समस्याएं पैदा होती हैं। एक और दूसरा पहलू है जो पेट्रोल प्राइसेस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जी 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 चौधरी साहब, देखिए, पेट्रोल की जो कीमतें हैं, ये एक बड़ी विडंबना है कि हम कहां से और कैसे पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं, लेकिन हम अपने रेट कहां से निर्धारित करते हैं? सिंगापुर से। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें प्रॉफिट लॉस। कंपनियां जब भी कहती हैं हमारी अंडर रिकवरी मतलब कि जो वो कॉस्टिंग करते हैं उसकी रिकवरी कम हुई है, और रेट हम लेते हैं सिंगापुर से। जी। कभी किसी देश के किसी भी आदमी को दिखाइए अपनी बैलेंस शीट के किस रेट पे हमने पेट्रोल खरीदा, किस रेट पे डीजल खरीदा। आज जितना हम पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं, 50% से तो ज्यादा हमारी लेवीज हैं। आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल सस्ता है, आज चाइना में सस्ता है, सिलोन के अंदर सस्ता है, और हिंदुस्तान के अंदर में 80 रुपए लीटर। आज ये हकीकत में लॉस नहीं है। जब कंपनियों के प्रॉफिट लॉस निकलते हैं तो कंपनी का 10,000 करोड़ रुपए मुनाफा है, 20,000 रुपए करोड़ मुनाफा है। यह अंडर रिकवरी की आड़ के अंदर उपभोक्ताओं से कीमतें ज्यादा लेकर के उनको लिया जा रहा है। अभी देखिए, आज 50 रुपए प्रति महीना हम डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। आज क्या आपने खबर बढ़ी होगी, क्या भाई सोचें कि 2 रुपए एकमुश्त और बढ़ा दो? कब तक मारोगे इस आम उपभोक्ता को, आम आदमी को? कब तक मारोगे, कहां तक मारोगे? ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर ये गरीब मर जाएगा तो ये अमीर भी नहीं बचेगा। जी बिल्कुल, जो नीतियां बनाते हैं उनको तमाम पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। सिर्फ अर्थव्यवस्था की मजबूती या फिर जो एक बड़े परिदृश्य की बात होती है उससे काम नहीं चलने वाला है। देश के जो आम लोग हैं वो अगर अपना जीवन ठीक से नहीं जी पाएंगे तो फिर उस अर्थव्यवस्था का फायदा भी क्या है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और आज के दिन बड़ा महत्वपूर्ण मामला सामने जो हमारे सामने चर्चा के लिए है वो सांप्रदायिकता का भी है। 67 साल पहले जिस सांप्रदायिकता की वजह से हमारा देश 2 टुकड़ों में बंटा था, आज भी उसी सांप्रदायिकता से हमें आजादी नहीं मिली है। सांप्रदायिकता ने हमारे देश के भारत माता के सीने को किस तरीके से लहूलुहान किया है, आइए
इस पर भी चर्चा करते हैं। मैं भारत माता हूँ। मेरी कोख से बड़े बड़े गुरुओं, पीरों, फकीरों और सूफी संतों ने जन्म लिया। सभी ने सिखाया मानस की जात सब्बे एक हो पहचान बो। सबने पढ़ाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। लेकिन फिर भी भारतवासियों को ये बात समझ में नहीं आई। वो धर्म के नाम पर लड़ते रहे। दुश्मन इन्हें बांटता रहा और ये बढ़ते रहे। हालात ये हुए कि धर्म के गुलाम मेरे अपने बच्चों ने मेरे शरीर को अपने ही भाइयों के खून से लहूलुहान कर दिया। हद तो तब हो गई जब मेरे बेटों ने मेरे ही 2 टुकड़े कर दिए। आज भी ये कट्टरता के गुलाम हैं। कुछ लोग आजादी के जश्न की औपचारिकता करते हैं। मैं हैरान हूं, ये कैसी आजादी? जी बिल्कुल, ये बड़े अफसोस की बात है कि आधुनिकता के इस दौर में जहां हम तरक्की की बात करते हैं, आधुनिक बनने की बात करते हैं, कंप्यूटर युग और चांद पर जो इंसान है वो सदियों पहले, माफ कीजिएगा दशकों पहले जा चुका है, उस जमाने में भी हम सांप्रदायिकता और इन छोटे जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उनमें जकड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इन सांप्रदायिकता के जो पहलू हैं, इनकी जड़ें इतनी मजबूत क्यों हैं कि लोग जितना विकसित हो जाते हैं उतनी ही ये जड़ें भी और ज्यादा मजबूत होती दिख रही हैं। जहां इनको घटना चाहिए वहां ये और ज्यादा मुखर होकर सामने आ रही हैं। देखिए, हमारे देश में सांप्रदायिकता का जो रोग है उसका मूल कारण एक समाजशास्त्री होने के नाते जो मैं समझता हूं जी, हम धर्म की परिभाषा को सही परिप्रेक्ष्य में समझ ही नहीं पाए। धर्म कहते किसे हैं? क्या मेरी आस्थाओं का नाम धर्म है जिसे मैं मानता हूं? क्या मेरे लिए वह धर्म है? आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे किसी अन्य भाई के लिए वह किसी और प्रकार से हो सकता है। धर्म कहते किसे हैं? जिस पदार्थ का जिस गुण विशेष से उसकी सत्ता का बोध हो, उस गुण विशेष को उस पदार्थ का धर्म कहा जाता है। जी। छोटा सा उदाहरण देता हूं। अग्नि है, अग्नि जलाती है, उष्णता देती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, इसे उसका धर्म कहते हैं। और जब अग्नि अपने इस धर्म को छोड़ देती है तो वह बुझ करके राख में परिवर्तित हो जाती है। महाभारत में कहा योगेश्वर कृष्ण ने, जी, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हन्ति। धर्म हमारी रक्षा करता है यदि हम अपने धर्म की रक्षा करें, और यदि हम अपने धर्म को मार दें तो मरा हुआ धर्म हमें मार देता है। जी, जी। निश्चित रूप से सांप्रदायिकता का केवल और केवल एक ही इलाज है कि हम धर्म की सही परिभाषा को समझें। हम सभी मनुष्य हैं और हमारा धर्म क्या हुआ मनुष्य होने के नाते? तो हमारा धर्म मनुष्यता हुआ। यदि हम अपने धर्म मनुष्यता को छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये मरा हुआ धर्म, यदि मनुष्य में से मनुष्यता को निकाल दीजिए तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा और ये मरा हुआ धर्म हमें मार देगा। सांप्रदायिकता का केवल मात्र यही एक कारण है। हमारा संविधान, इसमें प्रियम्बल में एक चेंज किया गया, सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया। हमने बहुत समय लगा दिया उसके भी सही अर्थ को समझने में। हमने सेक्युलर का अर्थ लगा लिया धर्मनिरपेक्ष, जबकि सेक्युलर का सही अर्थ होना चाहिए था और है सर्वधर्म संभाव। यदि हम इस देश में रहने वाले समस्त नागरिक एक दूसरे के धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और अपने धर्म की अच्छी बातों को हम फैलाएंगे, बढ़ाएंगे और शासन सत्ता की ओर से किसी एक धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से सांप्रदायिकता का ये रोग समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो ताकत में है, जो सत्ता में है, उनको इस बात का खासतौर से जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। चौधरी साहब, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगा, बहुत कम समय बचा है, क्या कोई ऐसा रास्ता नेताओं की तरफ से, सरकारों की तरफ से आने वाले दिनों में रखा जा सकता है जिससे थोड़ा सा युवाओं में, आने वाली पीढ़ी में इसका असर कम हो, आने वाली पीढ़ी और खुले दिमाग से सोचे, धर्म के चक्कर में ना पड़े इतना?
मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा जी। कौन किसकी कोख से पैदा होता है, क्या ये मनुष्य के बस की बात है? जी नहीं। ये प्रकृति का नियम है। तो क्या एक धर्म में, किसी धर्म में पैदा हुआ है, ये वो अपने जन्म स्वयं निर्धारित करके आया है? फिर ये भेदभाव क्यों? फिर ये वैमनस्य क्यों? ये बैर क्यों? फिर ये प्रचार क्यों? फिर ये हम इस प्रकार का प्रोपेगेंडा क्यों करें? ये सांप्रदायिकता नहीं, ये मनुष्य की एक निम्न सोच का है। जी 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 जी, बिल्कुल हमारी सोच गिर गई है। हम संकुचित दायरे के अंदर सोच को बांध करके बैठे हुए हैं। हम ये नहीं सोचते इंसान इंसान है। बिल्कुल इंसान इंसान है, और इंसान को बिल्कुल धर्म से ऊपर उठकर इंसानों को आपस में प्यार करना चाहिए। यादव साहब, बहुत संक्षेप में आपसे भी कमेंट चाहूंगा, कैसे आप सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी और ज्यादा खुले दिमाग से सोचे, उसकी सोच और ज्यादा अच्छी हो? देखिए, सांप्रदायिकता तब तक बढ़ती रहेगी जब तक हम सांप्रदायिकता को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ेंगे। वास्तव में जैसे हमारे आहूजा जी कह रहे थे, धर्म का सुप्रीम कोर्ट ने भी अर्थ निकाला था वे ऑफ लाइफ, और धर्म का अंग्रेजी अनुवाद रिलीजन है ही नहीं। धर्म की कोई अंग्रेजी बनती नहीं है। धर्म अपने आप में पूजा पद्धति से दूर है। इसलिए मेरा कहना यह है कि अब देखिए, जब जो भी पॉलिटिशियन, जो भी सत्ताधारी, जो भी राजनीतिज्ञ लोग सांप्रदायिकता को वोट की राजनीति से जोड़ेंगे, वोट बैंक से जोड़ेंगे, सांप्रदायिकता बढ़ेगी। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूं, ये जो अपने अभी बाटला एनकाउंटर हुआ, उसके अंदर किस प्रकार से एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए, एक समाज विशेष को खुश करने के लिए हमने उन बातों को उठाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब कोई ऐसा मामला होता है तो उस वक्त जब तक राजनीति नहीं होनी चाहिए। अलग अलग सरकारों के वक्त अलग अलग सांप्रदायिक दंगे इस देश में हुए हैं, हमने देखे हैं। उस पर जो दूसरे विरोधी दल हैं उनको कानून को अपना काम करने देना चाहिए, बिल्कुल उनको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आर एस चौधरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वीर कुमार यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एवं तहलका के स्टूडियो में आने के लिए, और नरेंद्र आहूजा जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश आज आजादी मना रहा है, आप और हम आज आजाद हैं शहीदों की कुर्बानी की बदौलत, उन अनजान और सैकड़ों लाखों लोगों की शहादत की बदौलत जिन्होंने देश को आजाद करवाया, गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाया। इस आजादी को हल्के में ना लीजिए, इस आजादी की गंभीरता को, उसके महत्व को समझिए और देश को अच्छा बनाने के लिए काम कीजिए। मंथन जरूर कीजिए कि क्या क्या और ऐसे काम होने चाहिए, क्या क्या और ऐसे बदलाव आना चाहिए जिससे पूरा देश का हर वर्ग आजाद महसूस कर सके। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है तो आप क्यों धर्म, जाति और इलाके की राजनीति में फंसे हुए? आइए हरियाणा तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़कर एक ऐसी व्यवस्था कायम करें जिसका सपना शहीदों ने देखा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को व सभी पलवल के जिलावासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं मनीष यादव, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा, अपनी ओर से और समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाणा तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी पुंडरी हल्का वासियों को और सभी प्रदेश वासियों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और भारत पर कुर्बान सभी महापुरुषों को सत सत नमन। मैं गरीब हूं, हिंदुस्तान का गरीब। यहां हिंदुस्तान का गरीब बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरी सरकार तो मुझे गरीब ही नहीं मानती। वो कहती है कि मैं 30 रुपए कमाता हूं, इसीलिए मैं गरीब नहीं हूं।
लेकिन मेरे हुक्मरानों को ये नहीं पता कि मेरे घर की छत बरसात में झरना बन जाती है। मेरे घर कई बार चूल्हा नहीं जलता। मेरे बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। मैं उनको 30 रुपए में पढ़ा नहीं सकता। संसद में बैठे मेरे देश के नेताओं, कभी सड़क पर आकर देखो, गरीब कौन होता है। मैं गरीबी का गुलाम हूं। यह हिंदुस्तान गरीबी का गुलाम है और मैं आजादी के जश्न मनाने की औपचारिकता करूं। मैं हैरान हूं, ये कैसी आजादी।